नमस्कार दोस्तों, कलाम आरएस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन हमने आरएस के लिए स्टार्ट किया था उसमें आपका टॉपिक नंबर फर्स्ट और टॉपिक नंबर सेकंड अभी तक हमने कंप्लीट किए, जिसमें राजस्थान की उत्पत्ति और दूसरे टॉपिक में राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में हमने पढ़ा है। राजस्थान के जनरल ज्योग्राफी के जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं उसमें चैप्टर नंबर 3 ऐसा टॉपिक है जो आगे आने वाला जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसका बेस रहेगा। यह हालांकि सिलेबस में डायरेक्ट आपके टॉपिक डला हुआ नहीं है, लेकिन इसमें कुछ हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल ऐसे वर्डिंग हैं जो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों से संबंधित हैं और कुछ ऐतिहासिक स्थानों से संबंधित हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं राजस्थान के ज्योग्राफी से संबंध है। तो हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, राजस्थान के ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थानों की जो वर्तमान स्थिति है उससे संबंधित। तो इस चैप्टर का जो नाम रहेगा अपना राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थल व उनकी वर्तमान स्थिति। इसका मीनिंग है ऐसे कुछ ज्योग्राफिकल वर्डिंग आएंगे और कुछ ऐसे हिस्टोरिकल वर्डिंग आएंगे, वो वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिलों से लिंक रखते हैं और उनको वो ऐतिहासिक और भौगोलिक नाम प्राचीन समय में क्यों दिए गए थे, उसके पीछे रीजन भी हम देखेंगे। तो इस प्रकार की शब्दावली में स्टार्टिंग करते हैं हम कुछ ऐसे वर्डिंग से जो देखने में आपको सिमिलर लगेंगे लेकिन उनके वास्तव में मीनिंग अलग होंगे। जैसे सबसे पहले एक वर्डिंग आता है राठी क्षेत्र। अब राठी एक भौगोलिक शब्द है जिसको पॉइंट नंबर फर्स्ट के रूप में लेंगे और इसी से मिलता जुलता एक वर्डिंग रहेगा जो भी आपके पॉइंट नंबर फर्स्ट में ही रहेगा, लेकिन वो वर्डिंग रहेगा राठ, उसका मीनिंग अलग रहेगा। तो राठी शब्द का मीनिंग राजस्थान के उत्तर पश्चिम से संबंधित है, राजस्थान के नॉर्थ और वेस्ट पार्ट से संबंधित है और इसका मीनिंग सामान्यतः ये लिया जाता है कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम में जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस एरिया को राठी कहा जाता है। और इस क्षेत्र में मुख्यतः एक राठी नस्ल की गोवंश या गाय भी पाली जाती है जिसको हम राठी नस्ल के नाम से, या राजस्थान में जो यहाँ की लोकल नस्ल हैं या जो लोकल ब्रीड हैं उसमें सर्वाधिक दूध देने के कारण हारित ऋषि की गाय कामधेनु से उसकी तुलना की गई है। तो राजस्थान के उत्तरी भागों में मुख्यतः बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में पाली जाने वाले गोवंश को राठी कहा जाता है। तो राठी एक ज्योग्राफिकल वर्डिंग भी है और राठी एक गोवंश या गो नस्ल से संबंधित शब्द भी है। तो हम इस शब्द में दोनों ही शब्दों को डिफाइन करेंगे। तो पहले राठी को भूगोल की दृष्टि से अगर देखें राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित उत्तर पश्चिम में स्थित 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, कम वर्षा वाला क्षेत्र राठी कहलाता है। अब इस क्षेत्र में शामिल मुख्यतः जिले जो हैं वो राजस्थान के जो सबसे प्रमुख 4 बड़े जिले हैं उनमें से 3 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। 4 प्रमुख बड़े जिले जिनको हम जनरली लास्ट वाले टॉपिक में कर चुके हैं, JBBJ। तो उसमें स्टार्टिंग वाले जो 3 बड़े हैं जिसमें जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर को शामिल किया जाता है। तो इस क्षेत्र में शामिल क्षेत्र अब शामिल क्षेत्र में जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन से हैं? जैसलमेर के अलावा बीकानेर, बाड़मेर। तो राजस्थान में अगर मुख्यतः पूछा जाए राठी क्षेत्र कौन सा है, तो राठी क्षेत्र जो मुख्यतः शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको कहा जाता है राठी क्षेत्र। और इसके अलावा एक राठी गाय की नस्ल है, उसको आप नोट में अलग से डिनोट कर सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं। तो उस वाले पोर्शन को हम लिखते हैं। इसी पॉइंट के साथ आपको नोट में लिखना है कि राजस्थान के उत्तरी भाग में राजस्थान के उत्तरी भाग में
पाई जाने वाली गो नस्ल को राठी कहा जाता है। इसे राजस्थान की कामधेनु के रूप में भी इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। कामधेनु का दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि राजस्थान की जो लोकल ब्रीड है या यहाँ की जो स्थानीय जो नस्ल है उसमें सर्वाधिक दूध देती है, इस कारण इसको कामधेनु का दर्जा प्राप्त है। बाकी गोवंश में सर्वाधिक दूध देने वाली जो विदेशी नस्ल मानी जाती है होलिस्टीन से अधिक दूध देने वाले गो नस्ल में किसी भी गाय को नहीं माना गया है। तो गो नस्ल में राजस्थान की लोकल ब्रीड के अंदर इसको कामधेनु का दर्जा दिया गया है। तो एग्जाम में जब आपके राठी शब्द आए तो राठी शब्द में आपको दोनों ही डेफिनेशन बतानी होंगे। ज्योग्राफिकल वर्ड भी बताना होगा कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र राठी प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है, और दूसरा राठी गाय की नस्ल को भी बोला गया है जो राजस्थान के उत्तरी जिलों से संबंधित है, बीकानेर, चूरू, गंगानगर एवं हनुमानगढ़। ये अपना जो पशु संपदा वाला टॉपिक आएगा उसमें रिपीट होगा वर्डिंग राठी नस्ल। इसके बाद में इसी शब्द से मिलता जुलता एक शब्द आता है आपका पूर्वी राजस्थान की ओर, जिसको हम कहते हैं राठ या अहिरवाड़ क्षेत्र। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट वाले के अंदर ही जो सेकंड पार्ट है राठी के बाद राठ क्षेत्र, तो राठी तो अपना राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र था मुख्यतः 25 सेंटीमीटर से कम वाला ये क्षेत्र था राठी, और राठी के बिल्कुल अपोजिट वाला क्षेत्र है राठ, जिसमें मेनली जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिया जाता है अलवर, जहाँ मुख्यतः यादव वंशजों का शासन रहा है यादव वंश का शासन रहा है, और इसी अलवर वाले टच वाले पोर्शन में रहा है जयपुर। तो जयपुर का जो कोटपुतली से लेके और आगे कंटिन्यू हरियाणा बॉर्डर यानी अलवर का जो मुख्य एरिया है, यानी यादव वंशों के द्वारा शासित प्रदेश या यादव डायनेस्टी के द्वारा जो रूल्ड एरिया है या शासित प्रदेश है, उसको नाम दिया गया है राठ या अहिरवाट। अहिर कहा जाता है यादव वंशजों को या यादवों को। तो इसमें जो स्टार्टिंग वर्ड है ये अहिर। यादव वंशजों के द्वारा शासित प्रदेश को राठ या अहिरवाट कहा जाता है। राठ या अहिरवाट कहा जाता है। जिसमें शामिल क्षेत्र मुख्यतः अलवर एवं जयपुर की कोटपुतली तहसील। एवं जयपुर की कोटपुतली तहसील। तो इसमें मेनली जो एरिया अगर सीधा आंसर में पूछा जाए कि राठ या अहिरवाट में राजस्थान का मुख्यतः कौन सा जिला शामिल है, अलवर, या जयपुर का कौन सा क्षेत्र शामिल है, तो जयपुर की कोटपुतली तहसील को लिया जाता है। और एरिया कौन सा है जो यादव डायनेस्टी है, यादव वंशजों के द्वारा शासित प्रदेश रहा है, यानी एक राठी है वो राजस्थान के पश्चिम में और राठ राजस्थान के पूर्व की ओर करता हुआ जयपुर और अलवर का जो पार्ट है। तो दोनों शब्द सिमिलर लगते हैं लेकिन वास्तव में दोनों के मीनिंग अलग है, राठी अलग है और राठ अलग है। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं राजस्थान में एक क्षेत्र आता है शेखावाटी और एक शब्द आता है तोरावाटी। शेखावाटी शब्द राजस्थान के अंदर शेखावतों के द्वारा शासित प्रदेश, जिसमें मुख्यतः राजस्थान का सीकर, चूरू और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट को लिया जाता है। तो राजस्थान का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, तो उत्तरी पूर्वी भाग में एक तो मेन डिस्ट्रिक्ट रहेगा आपका चूरू डिस्ट्रिक्ट, चूरू से सीमा बनाता हुआ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, और चूरू से ही सीमा बनाता हुआ एक डिस्ट्रिक्ट और आता है सीकर। तो ये वर्डिंग सेकंड, जिसमें शेखावाटी को परिभाषित करते हैं अपन। शेखावतों के द्वारा शासित प्रदेश,
जिसमें शामिल जिले चूरू, सीकर एवं झुंझुनू है। जिसमें शामिल जिले चूरू, सीकर एवं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट हैं। तो शेखावाटी का मीनिंग मुख्यतः इन 3 जिलों से लिया जाता है वर्तमान में, और पुराने समय में मुख्यतः शेखावतों के द्वारा शासित प्रदेश के रूप में इसको लिया जाता है। इसी से जुड़ा हुआ जो एक दूसरा एरिया जिसको हम कहते हैं तोरावाटी, तो तोरावाटी का मीनिंग क्या है? तो तोरावाटी का मीनिंग है यहाँ जो सीकर डिस्ट्रिक्ट है, इस सीकर डिस्ट्रिक्ट से झुंझुनू की ओर बहने वाली एक प्राचीन नदी थी जिसका नाम था कांतली नदी। नदी को आज भी माना जाता है, लेकिन आज अंतःप्रवाही नदी के रूप में इसको लिया जाता है। अंतःप्रवाही नदी यानी मुख्यतः धरातलीय भाग में जो स्पष्ट नहीं होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, वो नदी अंतःप्रवाही नदियों के रूप में है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द दूसरा है तोरावाटी। तो तोरावाटी का सामान्यतः मीनिंग लिया जाता है कि राजस्थान में जो सीकर की ओर से, सामान्यतः सीकर की ओर से और झुंझुनू होते हुए और चूरू की सीमा से पहले समाप्त हो जाने वाली जो नदी है, जिसके किनारे पर तंवर वंश का शासन रहा था, इस कारण इस नदी के क्षेत्र को या कैचमेंट एरिया को तोरावाटी बोला गया है, और इसमें शामिल जिलों को तोरावाटी क्षेत्र कहा गया है। तो राजस्थान में शेखावाटी के अंदर रहेंगे 3 जिले, जबकि तोरावाटी में चूरू को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि राजस्थान में चूरू वो जिला है जहाँ कोई नदी नहीं है। हालांकि बीकानेर भी उसमें शामिल है, बीकानेर जिले में भी कोई नदी नहीं, यहाँ नदी नहीं होने का कारण हम आगे देखेंगे। तो तोरावाटी में आपके 2 डिस्ट्रिक्ट होंगे चूरू को छोड़कर, यानी झुंझुनू और सीकर। तो डेफिनेशन के तौर पर अगर हम इसको देखें तो आज वर्तमान में लेते हैं कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को या कैचमेंट एरिया को, अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। तोरावाटी कहा जाता है क्योंकि इस नदी के दोनों ओर तंवर वंश का शासन रहा है। इस नदी के दोनों ओर तंवर वंश का शासन रहा है, और इसमें शामिल जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन से लिए गए हैं? इसमें शामिल क्षेत्र वही शेखावाटी वाले हैं, लेकिन चूरू को शामिल नहीं करना है। शामिल क्षेत्र सीकर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट और चूरू की सीमा के ऊपर यह समाप्त हो जाती है, यानी मुख्य क्षेत्र सीकर और झुंझुनू इसमें लिए जाते हैं। तो राजस्थान के तोरावाटी क्षेत्र कौन से हैं? तो आंसर रहेगा आपका सीकर और झुंझुनू। और शेखावाटी कौन सा है? तो उसमें चूरू को ऐड कर देना है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। RS मेंस के अकॉर्डिंग भी ऐसे 15 वर्ड्स या 15 शब्दों में ऐसे शब्द पूछे जा सकते हैं, लेकिन फ़र्क आपके समझ में आना चाहिए। शेखावाटी है तो उसमें क्या लिखना है, तोरावाटी है तो क्या लिखना है, राठी है तो क्या लिखना है, और राठ है तो क्या लिखना है। तो इसी सीरियल में नेक्स्ट वर्डिंग हम करते हैं थली प्रदेश। थली आमतौर पे ये ऐसा मारवाड़ी शब्द है जो हमारे राजस्थान के अंदर घरों के अंदर भी प्रचलित होता है। जैसे हमारे जो घर हैं, उस घर के बाहर का जो चौक होता है, यानी जो ज़मीन से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, इसको हम थली कहते हैं। जहाँ जनरली हमारे छोटे बच्चे खेलते हैं और घर वाले कहते भी हैं कि टाबर का ध्यान रखना, बच्चे का ध्यान रखना, कहीं थली से गिर नहीं जाए। थली यानी जो ऊंचा उठा हुआ भाग है। तो राजस्थान में जनरली जो डेजर्ट एरिया है या जो मरुस्थल का क्षेत्र है, उसका ऊंचा उठा हुआ जो पोर्शन है उसको नाम दिया गया है थली प्रदेश। और राजस्थान में ऐसा भाग बीकानेर और चूरू का जो डेजर्ट है थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग है, इस ऊंचे उठे हुए भाग को नाम दिया गया है थली प्रदेश। तो राजस्थान में बीकानेर और चूरू जो भाग है ऊंचा उठा होने के कारण शिवालिक क्षेत्र से बहकर आने वाली नदी घग्गर पाकिस्तान की ओर जाने लग गई, जबकि इसका प्राचीन नाम जो जगह थी वो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर क्षेत्र से इस साइड में सरस्वती के नाम से फ्लो किया करती थी या बहती थी।
तो इस नदी ने इस साइड में आना बंद क्यों किया? क्योंकि बीकानेर वाला पोर्शन है वो अपलैंड के रूप में यानी उच्च भूमि के रूप में आ गया। और आपने शायद ऐसी कोई जगह नहीं देखी होगी जहां नदी आपको धरातल से बहते हुए आ रही है और पहाड़ पर चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका मीनिंग है नदियां हमेशा ढाल के अनुसार बहेंगी, ऊंचाई वाले क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती। तो बीकानेर है ये ऊंचा उठने के कारण यानी थली प्रदेश के रूप में होने के कारण इस क्षेत्र में वर्तमान में कोई नदी नहीं है। इसके सामने वाला डिस्ट्रिक्ट चूरू, उसमें भी सीकर की ओर से आने वाली जो कांतली नदी थी उसका पहले इसमें प्रवाह था, लेकिन ये डेजर्ट भूमि ऊंची होने के कारण कांतली नदी ने इस जिले में प्रवेश करना बंद कर दिया। तो बीकानेर तो ऐसा जिला है जहां नदी के कोई प्रमाण ही नहीं मिले हैं, जबकि चूरू में कांतली नदी के प्रमाण मिले ये बताया जाता है। लेकिन आज वर्तमान में दोनों ही जिले ऐसे हैं जहां कोई नदी नहीं। उसके पीछे कारण माना जाता है इन दोनों जिलों का ऊपर उठा होना यानी थली प्रदेश के रूप में होना। तो राजस्थान में थली प्रदेश में कौन से जिलों को शामिल किया गया है? तो जहां कोई नदी नहीं है उन्हीं जिलों को। तो इन जिलों में नदी क्यों नहीं है, इसका रीजन है ये ऊंचे उठे हुए भाग हैं। तो मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को थली कहा जाता है। मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को थली कहा जाता है। जिसमें शामिल क्षेत्र, अब इस थली प्रदेश में राजस्थान के कौन से एरिया शामिल हैं जहां कोई नदी नहीं है? जिसमें शामिल क्षेत्र एक तो बीकानेर और दूसरा चूरू। इस क्षेत्र में कोई नदी नहीं पाई जाती। तो कोई नदी नहीं वाला क्षेत्र या जहां जिस क्षेत्र में राजस्थान में कोई नदी नहीं है उसमें राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? तो बीकानेर और चूरू वो डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं। और ये भी दोनों अगर अलग अलग ऑप्शन में आ जाएं कि चूरू या बीकानेर, तो चूरू जिला ऐसा है जहाँ कांतली के फिर भी अवशेष मिले हैं, लेकिन बीकानेर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ अभी तक किसी नदी के अवशेष नहीं मिले। तो उसमें अपन आंसर में लेंगे बीकानेर को। फिर अगर आगे कंटिन्यू बढ़े तो इस थली प्रदेश से मिलता जुलता एक शब्द आता है तली। तली का सामान्यतः मीनिंग जो होता है वो मरुस्थलीय भाग में जो बालू का स्तूप होते हैं या जो रेत के टीले होते हैं, जो बालू का स्तूप होते हैं उनके मध्य की जो निम्न भूमि होती है, इनके बीच का जो नीचे स्थान होता है उस नीचे वाले स्थान को कहते हैं तली। ये भी सामान्यतः राजस्थान के मारवाड़ी शब्द से ही निकला हुआ शब्द है, क्योंकि नीचे वाले भाग को सामान्यतः हमारे यहाँ कहा जाता है तली या बॉटम पार्ट। जैसे कई बार बच्चे बाहर खेलकर जैसे घर में आते हैं तो घर वाले सीधे उनको बेड पे या चारपाई पे नहीं जाने देते, पहले उनको कहते हैं बेटा तले बैठ। तले यानी नीचे वाले भाग पर जहाँ हाथ पांव धुला कर फिर चारपाई या बेड पर जाने देते हैं। उसी तरीके से राजस्थान में डेजर्ट के ऊंचे उठे हुए जो भाग होते हैं बालू का स्तूप के, उसके नीचे वाला जो भाग होता है इसको तल या तली के रूप में देखा जाता है। और इसी पोर्शन के लिए एक प्रचलित शब्द और भी आता है, इसको पलाया भी कहा जाता है, जिसमें पानी भरने के बाद इसको पलाया झील के रूप में हम देखते हैं, जो कि मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर में अधिक पाई जाती हैं। तो इसको डेफिनेशन के रूप में हम लिखेंगे, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू का स्तूप के मध्य की निम्न भूमि, बालू का स्तूप के मध्य की निम्न भूमि को तली कहा जाता है, को तली या पलाया कहा जाता है। और ये राजस्थान में मुख्यतः किस जिले में पाई जाती हैं? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में है, तो मुख्यतः जैसलमेर में पाई जाती हैं। तो तली सर्वाधिक जैसलमेर में देखने को मिलती हैं। तो लास्ट में एक लाइन ये भी इंडिकेट कर देना इनका जो एरिया है मुख्यतः कौन सा है, ये मुख्यतः जैसलमेर में पाई जाती है। अदर डिस्ट्रिक्ट में भी मिलेंगे लेकिन सर्वाधिक जैसलमेर में, ये मुख्यतः जैसलमेर में पाई जाती हैं।
इसी सीरीज में अगर हम आगे बढ़े तो 2 शब्द अपन ने कंप्लीट किए हैं यहाँ पे, जो बीकानेर और ये चूरू वाला जो पार्ट था, जो अपलैंड डेजर्ट या ऊंचे उठे हुए मरुस्थल में था वो तो था थली, और जो मरुस्थल के नीचे या रेत के टीले के नीचे वाला हिस्सा है तली, वो है आपका इन्हीं से जुड़ा हुआ भाग, जैसलमेर वाला भाग। इसके बाद में इसी सीरीज में आगे कंटिन्यू, नेक्स्ट शब्द आता है अपना भोराट और भोमट। नीचे का जो संभाग मुख्यालय उदयपुर है, इस उदयपुर में एक पहाड़ी आती है जिन पहाड़ियों का नाम है गोगुंदा पहाड़ी। इसके ऊपर वाला एक डिस्ट्रिक्ट आता है राजसमंद। इस राजसमंद में जो एक पहाड़ी आती है, इस पहाड़ी को नाम दिया गया है कुंभलगढ़ पहाड़ी। अरावली के पार्ट हैं दोनों। इन पहाड़ियों के बीच में एक सपाट यानी समतल पठारी भाग है जिसको नाम दिया गया है भोराट, और इस उदयपुर के जस्ट नीचे डूंगरपुर की ओर एक पहाड़ी और पठारी क्षेत्र आता है जिसको नाम दिया गया है भोमट। यानी शब्दों में ज़्यादा फर्क नहीं है, एक मैं और रा शब्द का ही फर्क है, तो उसमें मैं शब्द आता है और इसमें रा आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उदयपुर तो दोनों ही और कॉमन रहेगा, भोराट में भी है और भोमट में भी है, लेकिन जहाँ रा रहेगा वो राजसमंद के साथ रहेगा, यानी भोराट है उसमें उदयपुर राजसमंद का क्षेत्र, और जिसमें रा नहीं होगा तो उसमें राजसमंद नहीं होके भोमट यानी मैं शब्द आते हैं, इसमें उदयपुर के साथ अपन डूंगरपुर को लेंगे। तो आप तो रा वाला शब्द याद रखा करो कि उदयपुर और राजसमंद है तो इसका मीनिंग है भोराट है, और राजसमंद नहीं है इसका मीनिंग उदयपुर डूंगरपुर वाला शब्द है जिसको हम क्या कहेंगे, भोमट। तो ये जो भोराट वाला है ये इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, एग्जाम में कई बार इस शब्द को पूछा गया है। तो डेफिनेशन के रूप में देखेंगे, उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी, उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी एवं राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी। राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य का पठारी भाग भोराट कहलाता है। एग्जामिनर या तो इन पहाड़ियों के नाम देगा आपको, जो 2 पहाड़ियां इंडिकेट हुई हैं, गोगुंदा हिल्स और राजसमंद की जो कुंभलगढ़ हिल्स है इनको, या फिर इन डिस्ट्रिक्ट को इंडिकेट करेगा। गोगुंदा अपने आप में इंडिकेट करता है उदयपुर को और कुंभलगढ़ इंडिकेट करता है राजसमंद को। तो कई बार ये जिलों के नाम से पूछा जाता है भोराट, और कई बार ये पहाड़ियों का नाम देके पूछा जाता है कि गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच का भाग है, इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, या उदयपुर राजसमंद के बीच के पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, भोराट क्षेत्र। भोराट के बाद में इसी से मिलता जुलता एक शब्द और आता है भोमट। इस भोमट शब्द का मीनिंग क्या है? तो भोमट का मीनिंग भी मुख्यतः एक पहाड़ी और पठारी क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र में मुख्यतः भील जनजाति का निवास है, और भीलों के उद्धार के लिए या उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए गुरु गोविंद गिरी ने इस क्षेत्र में एक आंदोलन भी उनके द्वारा छेड़ा गया था, जिसमें एक मुख्यतः एक ही आंदोलन या भोमट आंदोलन के रूप में भी प्रसिद्ध या एक प्रचलित आंदोलन है जो चला है डूंगरपुर की ओर, जिसको अपन भोमट का आंदोलन इसलिए कहते हैं क्योंकि डूंगरपुर है वो मुख्यतः भोमट क्षेत्र में आता है। डूंगर यानी पहाड़ी क्षेत्र, तो उदयपुर और उसका दक्षिणी भाग जो मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र है उसको भोमट कहा जाता है, जिसमें डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट मुख्य लिया जाता है, और यह भील जनजाति का क्षेत्र है। तो नेक्स्ट जो भोमट वर्डिंग है, भोमट में है उदयपुर का दक्षिणी भाग एवं मुख्यतः डूंगरपुर का क्षेत्र, जो एक पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है। जो एक पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है, इसे भोमट कहा जाता है।
तो भोमट जब भी दिया जाए एग्जाम में तो भोमट के अंदर मुख्य जिला आपको बताना है डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट, और डूंगरपुर के साथ अगर कोई और भी दिया हुआ है तो वो आंसर रहेगा आपका उदयपुर। और ये इस क्षेत्र में मुख्यतः भील जनजाति अधिक पाई जाती है, तो वो भी इसके साथ इंडिकेट कर सकते हैं एक लाइन नोट या विशेष के रूप में। इस क्षेत्र में भील जनजाति अधिक पाई जाती है, या भील जनजाति मुख्यतः इस क्षेत्र में मिलती है। इसके बाद में ये दो शब्द हैं सिमिलर थे, जो अपने उदयपुर के ऊपर वाला भाग था भोराट, जिसमें रा शब्द आता है वो रा वाला शब्द था भोराट, और जिसमें रा नहीं है आता वो नीचे वाला था भोमट। इसके बाद में नेक्स्ट वर्डिंग माल या हाड़ौती क्षेत्र। राजस्थान के अंदर जो पठारी भाग है उनके लिए सामान्यतः प्रचलित शब्द होता है माल, और पठारों का जो निर्माण है वो सामान्यतः कहा जाता है जो ज्वालामुखी है, उस ज्वालामुखी से जो उद्गारित लावा है वो दो प्रकार का होता है। अगर एक तो गाढ़ा लावा है, गाढ़ा लावा है तो उससे बनता है पहाड़ी या पर्वतीय भाग, और तरल लावा है तो वो दूर तक बहता है जिससे ऊपर का भाग सपाट बनता है यानी पठार। और पठार को बनाने वाला जो लावा है उसको नाम दिया जाता है बेसाल्ट लावा। बेसाल्ट लावा या सामान्यतः इसको पेठिक लावा भी कहते हैं। तो राजस्थान के अंदर मुख्यतः बेसाल्ट या पेठिक लावे के द्वारा निर्मित जो संरचना है उसे हाड़ौती पठार कहा जाता है। हाड़ौती इसको बोलने का कारण इस क्षेत्र में हाड़ा वंशजों का शासन होना माना जाता है, जो कि एक हाड़ा शाखा थी, उसके आधार पर इसको हाड़ौती बोला गया है। तो राजस्थान में वर्तमान में से जो मुख्य जिले लिए गए हैं वो कोटा, ये वाला पार्ट, बूंदी, बारा और झालावाड़ वाला पार्ट इसमें लिया गया है। तो मुख्य जिले इसके जो 4 हैं, बाकी हाड़ौती जो पठारी भाग है उसमें वैसे मुख्य 7 जिले लिए गए हैं, लेकिन मेन डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसमें 4 जिलों को ही माना जाता है। तो हाड़ौती का मीनिंग है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावे से हुआ है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जिसका निर्माण बेसाल्ट या दूसरा वर्डिंग और भी यूज कर सकते हैं पेठिक लावा, जो तरल लावा होता है उसको कहा जाता है पेठिक लावे से हुआ है। इसमें शामिल क्षेत्र अब इसमें जो कवर्ड एरिया हैं या जो डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए हैं, कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़, मुख्यतः इन जिलों को शामिल किया जाता है। तो राजस्थान में हाड़ौती प्रदेश का मीनिंग क्या है? तो हाड़ौती प्रदेश का मीनिंग है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, राजस्थान का जो पठारी भाग है वो, और इसका निर्माण मुख्यतः जिससे हुआ है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में बेसाल्ट या पेठिक लावे के द्वारा निर्मित संरचना कौन सी है? तो हाड़ौती या राजस्थान का माल प्रदेश। अब इस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है, और ये राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र प्रदेशों में शामिल किया जाता है, जो आगे हम जलवायु पढ़ेंगे उस जलवायु वाले पार्ट में आ जाएगा। इसी से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र आता है मध्य प्रदेश का, जो कि नीचे की ओर एक पठारी भूमि के रूप में है, जिसको कहा जाता है मालवा। उस मालवा का राजस्थान के कुछ जिलों में विस्तार है, उन जिलों को राजस्थान में मालव प्रदेश के रूप में देखा जाता है। तो मालवा के ऊपर वाला हिस्सा तो है राजस्थान में माल यानी हाड़ौती, जबकि मालवा का जो मुख्य भाग है उसका ही कुछ पार्ट राजस्थान में फैला हुआ है, उन क्षेत्रों को हम कहते हैं मालव। तो मालव में एक तो प्रतापगढ़ का हिस्सा शामिल है और एक झालावाड़, जो कि हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो ये जो ड्रॉ किया गया पार्ट है इसमें ये इधर वाला जो पार्ट है ये है प्रतापगढ़, जबकि इधर वाला जो पोर्शन है ये वाला पार्ट है झालावाड़। और जहां मालवा पठार का विस्तार है, दोनों ही एरिया में मालवा पठार, इस कारण इन क्षेत्रों को कहा जाता है मालव प्रदेश। तो नेक्स्ट डेफिनेशन रहती है अपनी, या जो नेक्स्ट वर्डिंग जो रहता है ये रहता है मालव प्रदेश। तो मालव प्रदेश का मीनिंग है मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश के मालवा पठार का, क्योंकि मालवा पठार मुख्यतः मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश के मालवा पठार का विस्तार राजस्थान के जिन क्षेत्रों में है, जिन क्षेत्रों में है उसे मालव कहा जाता है। उसे मालव कहा जाता है। शामिल क्षेत्र, अब इसमें जो कवर्ड एरिया डिस्ट्रिक्ट हैं जो मैंने आपको बताए, प्रतापगढ़ और झालावाड़। शामिल क्षेत्र प्रतापगढ़ एवं झालावाड़। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में मालव क्षेत्र में शामिल डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। तो एक तो नवीनतम जिला प्रतापगढ़ और एक हाड़ौती का क्षेत्र झालावाड़। इसके बाद में माल और मालव के बाद में जो नेक्स्ट अपना जो ज्योग्राफिकल वर्डिंग आते हैं वो आता है इस साइड में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है जो चारागाह भूमि के रूप में विकसित किया गया है, या चारागाह भूमि के रूप में फैला हुआ क्षेत्र है जिसको कहा जाता है बीड़। हालांकि बीड़ का सामान्यतः जो मीनिंग होता है ऐसा कंटीली भूमि जैसे कैर वगैरह हुए, या जिस क्षेत्र में झाड़ियाँ वगैरह, कीकर वगैरह यानी कंटीले पौधे फैले हुए हों, और एक चारागाह भूमि ग्रास लैंड एरिया के रूप में हो जहाँ मुख्यतः पशुचारण का कार्य या थोड़े बहुत वन्य जीव भी उस क्षेत्र में देखने को मिले। और इस क्षेत्र को राजस्थान के 13 जो कंजर्व्ड एरियाज़ हैं, जो संरक्षित क्षेत्र हैं, उनमें इसको शामिल किया हुआ है। इस कारण ये झुंझुनू का जो प्रचलित शब्द बीड़ है, इसको इस शब्दावली के अंदर लिया गया है। बाकी बीड़ राजस्थान के लगभग सभी जिलों के अंदर प्रचलित शब्द है, लेकिन यहाँ जैसे ही बीड़ शब्द यूज होगा तो राजस्थान का जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का जो बीड़ है वो रजिस्टर्ड या रिजर्व एरिया में शामिल होने के कारण मुख्यतः बीड़ का जो वर्डिंग है वो अपन शेखावाटी से लिंक करेंगे कि सामान्यतः शेखावाटी में जो चारागाह भूमियाँ होती हैं उसको बीड़ कहा जाता है। और शेखावाटी में मुख्यतः कौन सा डिस्ट्रिक्ट? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान में शेखावाटी में मेन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? झुंझुनू। राजस्थान में शेखावाटी में विस्तृत चारागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है। अब ये जो बीड़ है ये राजस्थान के जो 13 संरक्षित स्थान है या जिनको रिजर्व लोकेशन माना जाता है राजस्थान के, उसमें शामिल है। यह राजस्थान के संरक्षित क्षेत्रों में शामिल है। अब ये संरक्षित क्षेत्र है, ये राजस्थान में आपका जो फॉरेस्ट्री या वाइल्ड लाइफ वाला जो पार्ट आपको करवाया जाएगा, वन्य जीव वाला, उस वन्य जीव में 13 के 13 संरक्षित स्थान अपन लिखेंगे, जिसमें आपका झुंझुनू से बीड़ भी लिखा जाएगा। तो बीड़ का सामान्य मीनिंग लिया जाता है चारागाह भूमि से। एक दूसरा शब्द आपके दिमाग में आ रहा होगा इस समय, बीहड़। तो ये जो ग्रास लैंड एरिया के रूप में लिया गया है, जबकि एक दूसरा जो बीहड़ शब्द आ रहा है वो चंबल वाले क्षेत्र में सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली वाला क्षेत्र है, जहाँ चंबल नदी अपने पानी की मात्रा के द्वारा गहरे खड्डे बनाती है। उन गहरे खड्डे वाले क्षेत्र या उबड़ खाबड़ भूमि वाले क्षेत्र को कहा जाता है बीहड़, जो इसी के तुरंत बाद में देखेंगे। ये बीहड़ वाला क्षेत्र है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व की ओर विस्तृत भाग है, जहाँ चंबल नदी फ्लो करती है और चंबल नदी जैसे बहती है वहाँ गहरी नालियाँ बनाती है, और नालियाँ बनाती है। इस अपर्दन को हम कहते हैं अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन, और अवनालिका अपर्दन के कारण जमीन उबड़ खाबड़ हो जाती है, जिसको कहते हैं उत्खात भूमि। तो अवनालिका अपर्दन के कारण उत्खात भूमि का निर्माण होता है। तो बीहड़ का जो निर्माण है वो चंबल नदी के द्वारा हुआ है। तो चंबल नदी के द्वारा
अब अपर्दन की कौन सी क्रिया की गई है? नालियों के रूप में किया गया है, तो अवनालिका अपर्दन द्वारा। तो चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन से अपर्दन से निर्मित उबड़ खाबड़ भूमि का मीनिंग है बैडलैंड। उबड़ खाबड़ भूमि को बीहड़ या ये डाकू प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इसको डांग भी कहा जाता है। बीहड़ या डांग कहा जाता है। यह दस्यु प्रभावित क्षेत्र है। दस्यु का मीनिंग होता है डाकू। दस्यु प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र से संबंधित अपने एक दो मूवी भी बनी है हॉलीवुड में, जिसमें एक प्रमुख पान सिंह तोमर से संबंधित, जिसमें इरफान खान की एक शानदार अदाकारी या भूमिका जिसमें देखी गई है। एक कुछ समय पहले आई हुई सोन चिड़ैया मूवी या सोन चिड़ैया के नाम से जो थी, जिसमें मनोज वाजपेयी और सुशांत राजपूत जी के द्वारा एक शानदार अभिनय किया गया था। तो ये जो बीहड़ वाला क्षेत्र है, ये अपने आप में एक उबड़ खाबड़ भूमि, अनुपजाऊ क्षेत्र के रूप में, या कंटीली भूमियाँ या कंटीले पेड़ पौधे भी इस क्षेत्र में अपने को देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र में जो मुख्यतः जिले शामिल किए गए हैं, उन जिलों के अंदर आपका एक तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर वाला क्षेत्र है, जो आप इसके साथ इंडिकेट कर सकते हैं। इसमें शामिल क्षेत्र सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर है। तो इस एरिया को अपन वैसे बीहड़ बेल्ट के रूप में भी जानते हैं, बीहड़ पट्टी के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्डिंग आता है, उसमें लिया जाता है राजस्थान का वागड़ क्षेत्र। वागड़ राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, उस क्षेत्र को माना जाता है। दक्षिणी राजस्थान का भाग, जहां मुख्यतः भीलों के द्वारा एक बोली बोली जाती है, वागड़ी बोली। तो मुख्यतः वागड़ी बोली का क्षेत्र है, उसको राजस्थान में वागड़ के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र से बहने वाली नदी माही, उस माही नदी के क्षेत्र को भी कहा जाता है वागड़, या उस नदी को नाम दिया गया है वागड़ की गंगा। वागड़ की यानी जो मुख्यतः आदिवासियों के द्वारा बोली जाने वाली जो बोली है, वागड़ी के आधार पर। तो इस वर्डिंग को जैसे ही हम डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, तो राजस्थान का दक्षिणी भाग, जहां भीलों के द्वारा वागड़ी बोली बोली जाती है, जहां भीलों के द्वारा वागड़ी बोली बोली जाती है, जिसमें शामिल क्षेत्र अब शामिल क्षेत्र इसमें कौन कौन से लिए गए हैं? एक तो राजस्थान का जो दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा, एक डिस्ट्रिक्ट है डूंगरपुर और एक डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़। तो मुख्यतः राजस्थान एक तो कर्क रेखा वाले दोनों जिले लिए गए हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन वाले, और एक जो राजस्थान का नवीनतम जिला है प्रतापगढ़। तो राजस्थान के मुख्यतः दक्षिणी भाग को वागड़ कहा जाता है, यह बोली के आधार पर शब्द है। जबकि एक दूसरा इससे मिलता जुलता शब्द है, अरावली के पश्चिम में पुरानी मिट्टी का जो क्षेत्र है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, जिसके लिए प्रचलित शब्द आता है बागड़। तो वागड़ और ये जो वर्डिंग है बांगड़, ये अपने आप में दोनों डिफरेंट वर्डिंग है, एक बोली के आधार पे और एक प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के आधार पे शब्द दिया गया है। तो इसी में जो नेक्स्ट शब्द इससे मिलता जुलता शब्द है, जो कि अरावली के पश्चिम वाला पार्ट, जिसमें एक तो आपका पाली डिस्ट्रिक्ट, एक आपका नागौर डिस्ट्रिक्ट, एक नागौर के ऊपर वाला टच वाला डिस्ट्रिक्ट सीकर, एक सीकर के ऊपर वाला जो टच वाला पार्ट है झुंझुनू। मीनिंग ये हुआ कि अरावली के पश्चिम का क्षेत्र, जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उस क्षेत्र को अपने बांगड़ कहा जाता है। जबकि अरावली के पूर्वी भागों में जहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है,
जैसे ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए हमें हर साल खेत में क्या डालना होता है, खाद। उसी तरीके से नदियों के द्वारा हर साल जो उपजाऊ मिट्टी बिछाई जाती है उसे खाद की तरह एक नाम दिया गया है, खादर। तो उपजाऊ मिट्टी होती हैं वो खादर होती हैं, और अरावली के पश्चिम में जो पुरानी जलोढ़ होती हैं जो कम उपजाऊ होती हैं उनको बंजर शब्द से एक नाम निकाला गया है, बांगड़। तो बांगड़ यानी सामान्यतः कम उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, और खादर यानी जो खाद की तरह अधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो बांगड़ शब्द का मीनिंग लिया जाएगा अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में पुरानी जलोढ़ के क्षेत्र को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को बांगड़ कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को बांगड़ कहा जाता है, जिसमें शामिल क्षेत्र, अब इसमें जो कवर डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो आपके मारवाड़ का एक तो मुख्यतः पाली माना जाता है। इसके बाद इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र लिया गया है नागौर, नागौर के बाद में नेक्स्ट कंटिन्यू उसके ऊपर सीकर, और उसके ऊपर लिया गया है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। तो मुख्यतः राजस्थान के ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको शामिल किया गया है अपने बांगड़ क्षेत्र में। तो ये जो बांगड़ वाले पार्ट हैं, इन बांगड़ वाले पार्ट में अरावली का पश्चिमी भाग है, जबकि वागड़ वाले पार्ट में राजस्थान का दक्षिणी भाग, वागड़ यानी जो वागड़ी बोली के आधार पे है। तो दोनों शब्दों का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि वागड़ है तो किस आधार पे है, बोली के आधार पे, वागड़ी के आधार पे, और बांगड़ है तो किसके आधार पे है, तो बांगड़ है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के आधार पे। तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है, इसका जो रीजन है उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, पुरानी जलोढ़ का क्षेत्र। इसी सीरीज में अगर हम आगे की ओर चलें तो एक शब्द आता है राजस्थान के अंदर, मरु प्रदेश। ये वैसे नाम से ही डिफाइन हो जाता है, परिभाषित हो जाता है। मरु यानी मरुस्थलीय क्षेत्र है वो। तो राजस्थान का पश्चिमी भाग जो मुख्यतः थार डेजर्ट के रूप में फैला हुआ है उसे मरु प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जो मुख्यतः थार प्रदेश के रूप में विस्तृत है। और थार प्रदेश के रूप में विस्तृत है, उस क्षेत्र को माना गया है मरुक प्रदेश। और इसमें मुख्यतः राजस्थान का जो जोधपुर संभाग है, मुख्यतः जोधपुर संभाग शामिल है। पूर्णतः जोधपुर संभाग को इसमें शामिल नहीं किया जाता। जोधपुर संभाग का एक डिस्ट्रिक्ट आता है आपका, ये जो सिरोही वाला पार्ट है ये इसमें काउंट नहीं होता मरु प्रदेश के अंदर, क्योंकि सामान्यतः कहा जाता है कि अरावली के पश्चिम में राजस्थान के 13 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, जिसमें एकमात्र सिरोही डिस्ट्रिक्ट है ये डेजर्ट में काउंट नहीं होता, जबकि 12 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में माना जाता है। तो अरावली के पश्चिम में जिले कितने हैं, तब तो आपका फैक्चुअल आंसर रहेगा, यानी फैक्ट में जो आंसर रहेगा वो 13 होगा, अरावली के पश्चिम में जिले। और एक अरावली के पश्चिम में डेजर्ट में शामिल जिला नहीं है, तब आंसर रहेगा सिरोही। और अरावली के पश्चिम में जो मरुस्थलीय जिले हैं उनकी संख्या कितनी है, तो जिलों की संख्या पश्चिम में 13 है, लेकिन मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी है, 12। तो मरु प्रदेश में अपन सिरोही को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन मुख्यतः जोधपुर संभाग को शामिल करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये मुख्यतः जोधपुर में विस्तृत है, जोधपुर संभाग में विस्तृत है। इसका विस्तार मुख्यतः है, यानी मेनली जो कवर्ड एरिया है मुख्यतः जोधपुर संभाग में। इसका विस्तार मुख्यतः जोधपुर संभाग में माना गया है। इसके बाद में अगर आगे की ओर चलें अपन, तो इस मरु शब्द से मिलता जुलता एक शब्द है जिसको कहते हैं अपन मेरू शब्द। मेरू राजस्थान में मुख्यतः अरावली के लिए प्रचलित शब्द है। राजस्थान के मैप में जो ड्रॉ किया गया जो पार्ट है, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो गुजरात से और आगे दिल्ली की तरफ फैला हुआ है, इस पार्ट को माना जाता है मेरू। तो मेरू शब्द सामान्यतः पर्वतों के लिए यूज होता है, और राजस्थान में ये पर्वत कौन है, अरावली।
और इस अरावली की कुछ विशेषताएं हैं। यह राजस्थान के जितने भी भौतिक प्रदेश हैं उनमें ये सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश माना गया है। और इस भौतिक प्रदेश में मुख्यतः जो चट्टानें पाई जाती हैं उन्हें कर्नाटक के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट की चट्टानों से उसकी तुलना हुई है। तो ये मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बनी हुई है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बनी होने के कारण इसमें मुख्यतः धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो राजस्थान में मेरू का मीनिंग क्या है पहले तो ये बताना है। तो मेरू अरावली को कहा जाता है जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भाग है। धारवाड़ क्रम के चट्टानों से बना होने के कारण धात्विक खनिज इसमें सर्वाधिक हैं। तो इसी मेरू प्रदेश के बारे में लिख सकते हैं। राजस्थान के अरावली क्षेत्र को कहा जाता है, राजस्थान के अरावली भौतिक प्रदेश को कहा जाता है। या अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। तो पहला तो ये डिफाइन कर दिया कि मेरू है कौन, तो मेरू है अरावली। दूसरी विशेषता यह है राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। यह है राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। यानी इसका निर्माण सबसे पहले हुआ है। इसके बाद इसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम यानी जो धारवाड़ क्षेत्र में है उस प्रकार की चट्टानें। धारवाड़ सीरीज टाइप जो रॉक्स होती है वो इसमें डिपॉजिट हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अब ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें जनरली जहां होती हैं वहां धात्विक खनिजों का भंडारण अधिक पाया जाता है। इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मेरू और मरु वाले दोनों जो सिमिलर पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए। इसी प्रकार के अब नेक्स्ट शब्द आते हैं आपका ब्रिजनगर, और इससे मिलता जुलता एक शब्द और आएगा जिसमें रै की मात्रा लगेगी, जिसको हम कहेंगे ब्रिजनगर। तो जो री की मात्रा लग रही है ब्रिजनगर, ये राजस्थान में मुख्यतः भरतपुर का क्षेत्र है जो यूपी से संलग्न या अटैच है। तो राजस्थान में जो मुख्यतः मथुरा, आगरा ये वाले जो क्षेत्र हैं उनसे जो अटैच वाला राजस्थान का एरिया है उसको कहा जाता है ब्रिज क्षेत्र, री की मात्रा के साथ। लेकिन इस क्षेत्र में जो प्रचलित बोली है उस बोली को कहा जाता है ब्रज बोली। तो बोली में रै की मात्रा लगेगी जबकि क्षेत्र में री की मात्रा लगेगी। इसका मीनिंग है राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र मुख्यतः भरतपुर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको, मुख्यतः भरतपुर क्षेत्र जो यूपी से संलग्न है, जो उत्तर प्रदेश से संलग्न यानी जुड़ा हुआ है, उसे ब्रिजनगर कहा जाता है। तो ब्रिजनगर में राजस्थान का मुख्यतः कौन सा पार्ट शामिल होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, भरतपुर। और ये किस क्षेत्र को कहा जाएगा, जो यूपी से अटैच होगा उस पार्ट को। दूसरा है रै की मात्रा के साथ, और ये रै की मात्रा के साथ वाला है ये राजस्थान की पूर्व जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, जहाँ से एमएलए का चुनाव जीत कर आते हैं, झालावाड़ का एक एरिया आता है इसमें झालरापाटन। तो झालरापाटन का जो एंशियंट नेम है, प्राचीन जो नाम है, वो ब्रिजनगर के रूप में लिया जाता है। तो इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है या इससे मिलता जुलता जो शब्द है वो है नेक्स्ट ब्रजनगर। राजस्थान के झालरापाटन जिले, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है झालावाड़, झालावाड़ जिले के झालरापाटन का प्राचीन नाम जिसे ब्रजनगर कहा जाता है। तो राजस्थान में ब्रजनगर के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो आंसर में रहेगा आपका झालरापाटन। या किस क्षेत्र में है, तो आंसर रहेगा, जिले का नाम पूछा जाए तो आंसर रहेगा झालावाड़।
तो ये दोनों शब्द, एक जो राजस्थान के पूर्व से संबंधित है ब्रिजनगर, और एक जो राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र से झालावाड़ से संबंधित या उस झालावाड़ के अंदर झालरापाटन से संबंधित है, वह ब्रिजनगर। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं राजस्थान का बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर वाला क्षेत्र है, जिसको मुख्यतः कहा जाता है मेवल क्षेत्र। मेवल का मीनिंग होता है पहाड़ी क्षेत्र या पहाड़ियों से घिरा हुआ। पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट का नाम तो है ही डूंगरपुर। डूंगर यानी जो छोटी पहाड़ियाँ होती हैं उनको कहा जाता है। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का जो क्षेत्र है, जो मुख्यतः एक ट्राइब्स एरिया है, उस मध्य के पहाड़ी क्षेत्र को कहा जाता है मेवल क्षेत्र। राजस्थान में बांसवाड़ा व डूंगरपुर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र, के मध्य का पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र यानी हिल्स के द्वारा कवर्ड एरिया इसको माना जाता है, पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र, जिसे मेवल कहा जाता है। और ये जो मेवल क्षेत्र है राजस्थान में भील जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें नोट या विशेष के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं। यह मुख्यतः भील जनजाति क्षेत्र है, या यूं कह सकते हैं कि मुख्यतः भील बाहुल्य क्षेत्र के रूप में यह प्रचलित है। तो राजस्थान में इससे मिलता जुलता एक शब्द आता है, ये मेवल शब्द है, और एक शब्द आता है मेवात। मेवात जो मेव जाति से संबंधित है, और वो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में जो भरतपुर और अलवर वाला जो क्षेत्र है, जो कि मुख्यतः मेव जाति से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, इसको कहा जाता है मेवात। और जो पहाड़ियों से कवर्ड एरिया है वो आता है आपका मेवल दक्षिणी राजस्थान के अंदर। तो इसी में हम जो कंटिन्यू इससे मिलता हुआ जो वर्डिंग है, जिसमें मैंने आपके दो डिस्ट्रिक्ट बताए हैं अभी, एक तो अलवर और एक इसी के पास वाला डिस्ट्रिक्ट भरतपुर। यानी अल्फ़ाबेट के स्टार्टिंग दोनों वर्डिंग है, ए और बी, अलवर और भरतपुर। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में जहां मेव जाति का क्षेत्र है, तो राजस्थान के पूर्व में जहां मेव जाति का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेवात। जिसमें शामिल जिले या कवर डिस्ट्रिक्ट जो हैं, शामिल जिले अलवर एवं भरतपुर, अलवर एवं भरतपुर हैं। तो इसमें जो कवर डिस्ट्रिक्ट के रूप में लिए गए हैं, राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण में जो शामिल हुए जिले अलवर भरतपुर हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। औरंगजेब के समय इस क्षेत्र के जो मेव जाति के जो लोग थे, जो हिंदू कम्युनिटी में माने जाते थे, जिनको मुस्लिम बनाया गया, कल्चर से कहीं ना कहीं आज भी ये हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं, लेकिन वर्तमान में मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। तो वर्तमान में जो मेवात क्षेत्र है, ये राजस्थान की मेव जाति का क्षेत्र है, उसी के लिए प्रचलित है। जबकि मेवल शब्द है वो राजस्थान के दक्षिणी बांसवाड़ा डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित है। तो दोनों शब्द देखने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन दोनों के वर्डिंग अलग अलग हैं। इसी तरीके के शब्दों में आगे हम कंटिन्यू देखें तो एक शब्द आता है राजस्थान के अंदर मारवाड़। तो मारवाड़ शब्द का मीनिंग है राजस्थान के पश्चिम का क्षेत्र जहाँ मुख्यतः एक बोली प्रचलित है, मारवाड़ी। तो राजस्थान में अरावली के पश्चिम का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहाँ मुख्यतः मारवाड़ी बोली प्रचलित है, उस क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता है। मुख्यतः जोधपुर संभाग को इसमें शामिल किया जाता है। अरावली या राजस्थान के पश्चिम का क्षेत्र, पश्चिम का क्षेत्र जहां मारवाड़ी बोली प्रचलित है,
जहां मारवाड़ी बोली प्रचलित है। इसमें शामिल क्षेत्र या जो कवर डिस्ट्रिक्ट हैं वो माने जाते हैं जोधपुर संभाग। अब जोधपुर संभाग का जो मेनली जो एरिया है ये मारवाड़ क्षेत्र में ही माना जाता है। अब इसके अटैच वाला जो पार्ट है, जो अजमेर वाला, राजसमंद वाला, ये ब्रिटिश शासनकाल में मुख्यतः अजमेर मेरवाड़ा के रूप में प्रसिद्ध था। और इसके नीचे वाला जो भाग है जो कि ब्लू कलर में ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को नाम दिया गया है मेवाड़। तो ये शब्द कहीं ना कहीं मिलते जुलते से है, लेकिन सबका मीनिंग अलग है। मेवाड़ अलग है, मेरवाड़ा अलग है और मारवाड़ अलग है। तो नेक्स्ट शब्द हम देखेंगे मेरवाड़ा और उसके बाद में मेवाड़। राजस्थान के अजमेर क्षेत्र को ब्रिटिश काल में अजमेर मेरवाड़ा कहा जाता था। अजमेर मेरवाड़ा कहा जाता था। जिसका राजस्थान में विलय एकीकरण के अंतिम चरण में किया गया। एकीकरण के अंतिम चरण, और राजस्थान में एकीकरण का अंतिम चरण का मीनिंग होता है 1 नवंबर 1956 अंतिम चरण में किया गया। तो अब यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो मेरवाड़ा शब्द है राजस्थान में कब तक प्रचलित रहा था, तो ये 1 नवंबर 1956। उसके बाद में अजमेर के साथ से इस वर्ड को अलग कर दिया गया, सिर्फ अजमेर रखा गया। तो जो मेरवाड़ा था ये अजमेर के साथ, यानी जहाँ ब्रिटिश काल के अंदर एजेंट टू डायरेक्ट गवर्नर जनरल जहाँ शासन किया करते थे, जो 4 प्रमुख ब्रिटिश प्रांत थे उसमें एक अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को बोला जाता, और इसका एकीकरण में अंतिम चरण में विलय कर लिया गया था। इस पोर्शन में कुछ आंशिक भाग राजसमंद का भी शामिल था, क्योंकि अजमेर का भाग जो टाटगढ़ के रूप में राजसमंद तक फैला हुआ है, तो मुख्यतः इसमें अजमेर और आंशिक भाग राजसमंद का भी लिया जा सकता है। लेकिन जब एग्जाम में आए कि मेरवाड़ा से मुख्यतः राजस्थान का कौन सा जिला संबोधित या कौन से जिले को जाना जाता था, तब आंसर आपका रहेगा अजमेर। और इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो मेन वर्डिंग है मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, तो ये अजमेर क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस वर्डिंग को अंडरलाइन कर देना। अजमेर क्षेत्र को ब्रिटिश शासनकाल में अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। इसी सीरीज में जो नेक्स्ट जो ग्रीन ड्रॉ पार्ट है ये आपका, ये राजस्थान के अंदर मुख्यतः गुहिल जो वंश हैं या गुहिल के जो आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ थी, जिसमें 2 शाखाएं बनी आगे जाके, सिसोदिया और राणा। तो सिसोदिया और राणाओं के द्वारा जो शासित प्रदेश है या गुहिल वंशजों के द्वारा जो शासित प्रदेश है, उसे राजस्थान में नाम दिया गया मेवाड़। जिसमें एक तो मुख्य डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर, एक उदयपुर के सामने मुख्य दूसरा डिस्ट्रिक्ट है चित्तौड़, और चित्तौड़ के ऊपर वाला डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा, और एक राजसमंद। मुख्यतः इसमें 4 जिले लिए जाते हैं, जिसमें मेन बड़े जिले उदयपुर और चित्तौड़ को माना जाता है। तो मेवाड़ का मीनिंग लिया जाएगा गुहिल वंशजों, जिसमें एक तो आता है सिसोदिया शाखा और एक आती है राणा शाखा। तो गुहिल वंशजों द्वारा शासित प्रदेश, को मेवाड़ कहा जाता है। मेवाड़ के अलावा भी कुछ प्रचलित शब्द इसमें और आते हैं। मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट, और एक शब्द इसके लिए सिवे भी प्रयुक्त होता है। तो ये इन सभी ये ऐतिहासिक वर्डिंग है सारे आपके।
कहा जाता है। तो वर्तमान में ये जो क्षेत्र है इसमें कौन से जिले कवर किए गए हैं, इसका विस्तार, अब इसके विस्तार में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लिए गए हैं, तो वर्तमान के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें विस्तृत जो डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर, चित्तौड़, ये दो तो प्रमुख जिले हैं। इनके साथ उदयपुर का ऊपर का भाग इसमें शामिल है राजसमंद के रूप में, और चित्तौड़ के उत्तर का भाग यानी भीलवाड़ा इसके रूप में, मेवाड़ के रूप में विस्तृत है। मेवाड़ के अंदर एक प्रचलित या सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन भीलवाड़ा में स्टार्ट हुआ था और वो मेवाड़ रियासत के खिलाफ था। बात है बिजोलिया की। तो अगर बिजोलिया का किसान आंदोलन मेवाड़ के खिलाफ था, इसका मीनिंग बिजोलिया भीलवाड़ा क्षेत्र है, यह भी मेवाड़ का ही एक अभिन्न हिस्सा था। तो मेवाड़ में हम भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर इन पार्ट्स को शामिल करते हैं, लेकिन मुख्य डिस्ट्रिक्ट इसमें रहेंगे उदयपुर और उसके सामने वाला डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़। तो अपने जो 3 प्रचलित शब्द यहाँ मिलते जुलते शब्द आए हैं, मेवाड़ जो कि राजस्थान में मुख्यतः मध्य से दक्षिण का भाग है, राजस्थान का जो मध्यवर्ती या जो हाइट वाला जो पार्ट है अजमेर जिसको मेरवाड़ा बोला गया है, और राजस्थान के अंदर पश्चिम में जो मारवाड़ी के लिए प्रसिद्ध है उसको मारवाड़ बोला गया है। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं राजस्थान के अंदर जो उत्तरी भाग है जिसको योद्धेय क्षेत्र के रूप में या इस क्षेत्र को इस रूप में भी लिखा जाता है। ये वाला जो पार्ट है राजस्थान का उत्तरी भाग, इसके उत्तर से पंजाब से एक नदी बहती है सतलज। इस सतलज नदी के दोनों ओर एक प्राचीन जाट वंश हुआ है। उस जाट वंश में एक राजा हुए थे योद्धेय। उन योद्धेय जाट वंश के राजाओं के वंशजों द्वारा यह शासित प्रदेश था जो सतलज के दोनों ओर विस्तृत था। इस प्रदेश को नाम दिया गया था योद्धेय क्षेत्र, जिसमें राजस्थान का गंगानगर डिस्ट्रिक्ट शामिल था, लेकिन बाद में गंगानगर से अलग होकर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट बना। तो वर्तमान में ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, इनका ऐतिहासिक जो प्रचलित नाम था वो योद्धेय के रूप में था। तो ऐतिहासिक काल में राजस्थान के उत्तरी भाग को राजस्थान के उत्तरी भाग को योद्धेय कहा जाता था। जिसका वर्तमान विस्तार, अब एट प्रेजेंट में इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो जिसका जो वर्तमान विस्तार है ये 2 डिस्ट्रिक्ट में लिया जाता है, जिसका वर्तमान विस्तार श्री गंगानगर और दूसरा पार्ट है उससे अलग हुआ डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। तो राजस्थान के अंदर योद्धेय क्षेत्र है, वास्तव में एक जाट वंशज हैं, उनके राजा के नाम से इस क्षेत्र का नाम योद्धेय रखा हुआ है। योद्धेय क्षेत्र के नीचे वाला जो पार्ट है जिसमें मुख्यतः बीकानेर और चूरू वाला जो क्षेत्र है वो शामिल किया गया है, जिसको अपने थली प्रदेश के नाम से पढ़ा है। और इसी में बीकानेर से नीचे वाला जो पार्ट जोधपुर, बीकानेर जोधपुर का जो पार्ट है जहाँ मुख्यतः कंटीली वनस्पति पाई जाती है, उस क्षेत्र को कहा जाता है जांगल प्रदेश। तो योद्धेय क्षेत्र के बाद में नेक्स्ट कंटिन्यू जो एरिया है वो जांगल प्रदेश के रूप में, और जांगल प्रदेश का ज्योग्राफी में मीनिंग लिया गया है कंटीली वनस्पति के क्षेत्र से। और इस क्षेत्र में राठौड़ वंशजों ने जिन्होंने शासन किया है उसमें से कईयों ने कहा है कि हम इस कंटीली क्षेत्र को धारण करने वाले लोग हैं, यानी जांगलधर। तो जांगलधर की उपाधियां भी इस क्षेत्र के राजाओं ने धारण की हैं। तो जांगल प्रदेश के रूप में राजस्थान में मुख्यतः बीकानेर, मेनली जो डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर, और कुछ आंशिक भाग जोधपुर का उत्तरी भाग लिया गया है। और इसकी राजधानी के रूप में राजस्थान का एक प्रमुख क्षेत्र जो इनके टच वाला जो क्षेत्र है नागौर, या जिसको हम प्राचीन रूप में देखते थे अही छतरपुर, तो इसके कैपिटल के रूप में अही छतरपुर नागौर था। कंटीली वनस्पति का क्षेत्र जिसका विस्तार मुख्यतः है बीकानेर, मेनली बीकानेर डिस्ट्रिक्ट होता है इसमें, मुख्यतः बीकानेर एवं जोधपुर के उत्तरी भाग में। है।
इसकी राजधानी अही छतरपुर थी। अही छतरपुर यानी नागौर थी। नागौर आज वर्तमान में है, उस समय इसका ऐतिहासिक नाम अही छतरपुर। अही छतरपुर इससे पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी भी रह चुकी है। चौहानों का जो क्षेत्र था वो सपादलक्स के नाम से प्रचलित था। तो अब नेक्स्ट वर्डिंग नागौर वाला देखते हैं अपन, अही छतरपुर। तो इसी सीरीज में नेक्स्ट है अही छतरपुर, नागौर का प्राचीन नाम। नागौर का प्राचीन नाम है जो पहले चौहानों का एरिया कौन सा था? सपादलक्स। जो पहले चौहानों यानी सपादलक्स एवं बाद में राठौड़ कौन से? बीकानेर वाले यानी जांगल। राठौड़ों की राजधानी रहा है। यानी जो अही छतरपुर है दोनों ही क्षेत्रों की, सपादलक्स और जांगल प्रदेश दोनों की राजधानी के रूप में रहा हुआ है। लेकिन एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो अही छतरपुर है वो राजस्थान के किस क्षेत्र के लिए प्रचलित शब्द है? तो नागौर, या नागौर का प्राचीन नाम क्या था? अही छतरपुर। और इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। तो नागौर जो है आज वर्तमान में किस संभाग में है? अजमेर। और इसी अजमेर का प्राचीन नाम चौहान वंशजों के समय क्या था? सपादलक्स। तो नेक्स्ट वर्डिंग होगा अपना अजमेर का प्राचीन नाम सपादलक्स। चौहानों के द्वारा शासित प्रदेश जिसका विस्तार मुख्यतः है मेनली अजमेर में है, मुख्यतः अजमेर के अलावा कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें और भी शामिल हैं? नागौर एवं आंशिक जयपुर। तो ये वाले पार्ट इसके अंदर शामिल किए जाते हैं जिसमें मेन डिस्ट्रिक्ट लिया जाता है अजमेर को। तो इसमें अजमेर को अंडरलाइन कर दीजिए। बाकी अगर बाई चांस पूछा जाए सपादलक्स में किस जिले का पार्ट नहीं था, तो अजमेर का भी था, नागौर का भी था, जयपुर का भी था। ये तीनों वो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी सीमा पर राजस्थान के अंदर आपको अजमेर वाले पार्ट, नागौर वाले पार्ट और जयपुर वाले पार्ट के बीच में आपको राजस्थान में एक झील देखने को मिलेगी जिसका नाम है सांबर। तो सांबर के टच वाला जो पार्ट है ये आपको मिलेगा सपादलक्स के रूप में, जिसमें मेन डिस्ट्रिक्ट या जो कवर्ड एरिया है वो अजमेर का माना जाता है सपादलक्स में, जो चौहानों के द्वारा शासित प्रमुख प्रदेश रहा है। अब इस सपादलक्स से उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं, जयपुर की ओर। तो इस जयपुर से संबंधित एक नदी रही है, इस नदी का नाम है ढूंढ रिवर। और इस ढूंढ नदी के क्षेत्र को राजस्थान में ढूंढाड़ के नाम से जाना गया है, जिसमें आपका जयपुर पूर्वी भाग दौसा और जयपुर का दक्षिणी भाग टोंक, इनको शामिल किया गया है, लेकिन उसमें मुख्य जिला रहेगा जयपुर। तो नेक्स्ट वर्डिंग रहेगा अपना अजमेर के उत्तर पूर्व वाला पार्ट ढूंढाड़ प्रदेश। तो ढूंढाड़ क्षेत्र इसका नाम क्यों रखा गया? जयपुर के पूर्व में प्रवाहित ढूंढ नदी का क्षेत्र, ढूंढ नदी का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। जिसमें शामिल क्षेत्र, इसमें जो कवर्ड एरिया है शामिल क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं? तो जिसमें शामिल क्षेत्र एक तो मुख्य जयपुर है, जयपुर के पूर्व का जो पार्ट दौसा, और एक जयपुर के दक्षिण का भाग जो संभाग के तौर पे अजमेर में है, लेकिन ढूंढाड़ के तौर पे इसको टोंक को जयपुर में शामिल किया गया है ढूंढाड़ एरिया के अकॉर्डिंग। और इस क्षेत्र में प्रचलित एक बोली है जिसको ढूंढाड़ के नाम से ढूंढाड़ी बोला जाता है, ढूंढाड़ क्षेत्र से प्रभावित होने के कारण।
तो ये वाला जो क्षेत्र है राजस्थान में, जो जयपुर वाला पार्ट, इसके पूर्व वाला दौसा वाला पार्ट और इसके दक्षिण वाला टोंक वाला पार्ट, तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को लिया गया है मुख्यतः ढूंढाड़ क्षेत्र में। इसके बाद में इसके पूर्व की ओर अगर हम चलें तो मुख्यतः जो आपका राजस्थान का अलवर वाला, भरतपुर वाला, करौली वाला और धौलपुर वाला क्षेत्र जो राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में जोड़े गए थे, जिनको हम देखते हैं मत्स्य संघ के रूप में, और इन्हीं के आसपास एक जनपद भी था जिसको हम देखते हैं मत्स्य। तो इसके बाद वाली जो शब्दावली है वो आपका मत्स्य और मत्स्य जनपद से संबंधित। तो राजस्थान के जो चारों जो डिस्ट्रिक्ट कवर्ड हैं इनको कहा जाता है, जो इसमें लिखे हुए हैं मत्स्य संघ के रूप में इनको देखा जाता है। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को के एम मुंशी द्वारा मत्स्य संघ कहा गया। जिसका गठन जिसका गठन 18 मार्च 1948 को किया गया। अब ये जो मत्स्य संघ था, एकीकरण का पहला चरण तो था, लेकिन ये गठित कब हुआ था? 18 मार्च 1948। और इसमें अगर एक यूनियन है, ये एक संघ है, तो इसमें कई डिस्ट्रिक्ट शामिल होंगे जिनको जनरली हम अल्फ़ाबेट में बोल देते हैं ABCOD। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। करौली जनरली वैसे के से आता है, लेकिन रोमिंग मीनिंग अपन सी से निकाल लेते हैं, करौली। तो इनमें शामिल जिले कौन से हैं? इसमें शामिल क्षेत्र ABCD। एग्जाम में ABCD वर्ड यूज नहीं करना है, इनको ब्रैकेट में लिखना है। इनका वास्तविक जो मीनिंग है वो आपको इंडिकेट करना है। तो यहाँ A का मीनिंग रहेगा आपका अलवर, B का मीनिंग रहेगा भरतपुर, C का मीनिंग रहेगा करौली और D का मीनिंग रहेगा धौलपुर। तो राजस्थान के जो 4 प्रमुख जिले A, B, नीचे वाला C और पूर्व वाला धौलपुर D, तो इनको लेते हैं मत्स्य संघ के रूप में, जिसकी राजधानी या कैपिटल अलवर को बनाया गया था। ये इतिहास वाला पोर्शन आता है, एकीकरण उसके अंदर आता है आपका। बाकी सामान्यतः इसको ज्योग्राफिकल वर्डिंग में हम देख रहे हैं। राजस्थान का जो अलवर वाला जो पार्ट है, इस अलवर के अंदर सदर्न और वेस्टर्न वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को कहा जाता है मत्स्य। तो मत्स्य एक जनपद के रूप में था जिसका कैपिटल जयपुर में था, बैराट के अंदर, जिसको आज वर्तमान विराटनगर के नाम से भी जाना जाता है। तो मत्स्य संघ का मीनिंग तो होगा एक यूनियन, एक यूनिटी के रूप में जो 4 डिस्ट्रिक्ट आएंगे मत्स्य संघ। जबकि अकेला मत्स्य आए तो उसका मीनिंग लिया जाएगा मुख्यतः अलवर से। तो जो नेक्स्ट हाईलाइट किया हुआ जो पार्ट है अलवर वाला, उसका जो सदर्न और वेस्टर्न पार्ट, जो जयपुर से टच वाला जो भाग है, इस वाले भाग को नाम दिया गया था मत्स्य जनपद, जिसकी कैपिटल या राजधानी जयपुर के बैराट में स्थित थी। तो ऐतिहासिक काल में ये जो डेफिनेशन है पहले अपन मत्स्य की करेंगे और बाद में इस अलवर का जो उत्तरी भाग है, नॉर्थ वाला पार्ट है, ये कुरुक्षेत्र के रूप में या कुरु प्रदेश के रूप में जाना जाता है, जो मुख्यतः आज वर्तमान में हरियाणा की ओर है। तो इसी के साथ हम कुरु प्रदेश भी करेंगे। तो पहले मत्स्य के बारे में लिखिएगा, कुरुक्षेत्र के बारे में बाद में लिखवाया जाएगा। ऐतिहासिक काल में अलवर के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र को मत्स्य कहा जाता था। जिसकी राजधानी बैराट थी। बैराट वाला इंडिकेट कर देना, जिसकी राजधानी बैराट या वर्तमान विराटनगर।
अब इसके अलावा अलवर का एक उत्तरी भाग है जिसको नाम दिया जाता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र आज वर्तमान मुख्यतः हरियाणा में है। जैसे ही अपने कोविड-19 या जो पेंडेमिक डिजीज़ स्टार्ट हुई कोरोना, उसके बाद में अपने टीवी या डीडी नेशनल के ऊपर अपने पुराने जो धारावाहिक थे जिसमें रामायण और महाभारत स्टार्ट हुए थे, उसमें महाभारत का जो प्रमुख युद्ध है वो अलवर के उत्तरी भाग यानी मुख्यतः हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। उसी क्षेत्र को, जो हरियाणा के टच वाला है, उसी क्षेत्र को हम कुरुक्षेत्र, जो राजस्थान के अलवर के उत्तरी भाग से संबंधित है। तो राजस्थान में अगर कुरु प्रदेश पूछा जाए तो अलवर के उत्तरी भाग को कुरु प्रदेश या कुरुक्षेत्र कहा जाता है, जिसका मुख्य विस्तार हरियाणा में है। लेकिन राजस्थान में अगर माना जाए तो ये अलवर वाला उत्तरी भाग माना जा सकता है। तो इसके अंदर कुरुक्षेत्र का जो डेफिनेशन है राजस्थान के संदर्भ में हम लिखेंगे अलवर का उत्तरी भाग। अलवर का उत्तरी भाग जिसका मुख्य विस्तार हरियाणा में है। तो जिसका मेनली एक्सटेंशन या विस्तार हरियाणा की ओर है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र या कुरु प्रदेश। तो कुरु प्रदेश के रूप में राजस्थान का जो डिस्ट्रिक्ट लिया गया है वो अलवर है, और अलवर का दक्षिणी पश्चिमी जो भाग लिया गया है वो मत्स्य है। और इस कुरु प्रदेश की जो राजधानी थी, जो आज वर्तमान दिल्ली है, लेकिन प्राचीन इंद्रप्रस्थ के रूप में थी। तो इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं आप। इस क्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ यानी आज वर्तमान दिल्ली है और पहले का ये इंद्रप्रस्थ। तो ये वर्तमान जो दिल्ली है वही कुरुक्षेत्र की राजधानी के रूप में अधिक प्रचलित शब्द के रूप में लिया गया है या ऐतिहासिक शब्दावली के रूप में लिया गया है। इसी में अगर हम आगे कंटिन्यू देखें तो राजस्थान का जो अलवर वाला पोर्शन है यानी एकीकरण के चरण में जो मुख्य जिला था, उस अलवर को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन तीनों क्षेत्रों को लिया जाए तो राजस्थान का एक प्रमुख पूर्वी जनपद निकल कर आता है जिसे कहा जाता है सूरसेन। तो ऐतिहासिक काल में राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र को, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र या जनपद को सूरसेन कहा जाता था। पूर्वी भाग है, इसको सूरसेन कहा जाता था। अब इसमें शामिल जिले कौन से हैं? तो वो अपने जो मत्स्य संघ में थे उसमें अलवर को कम करके बताना है, यानी ए को कम करके बताना है, बी, सी और डी, यानी भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसमें शामिल क्षेत्र ए को कम करके बी सी डी बोलेंगे अपन, और यहाँ इनका मीनिंग क्या निकालेंगे? तीनों का बी का मीनिंग है भरतपुर, सी का मीनिंग निकलेगा करौली और डी का मीनिंग निकलेगा धौलपुर। तो ये वाले जो तीनों पार्ट हैं ये इसमें शामिल हैं, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अब इसके आगे की बात अगर हम करें तो अगर ए और बी दोनों को अलग कर दिया जाए तो इन दोनों को हमने अलग पढ़ा है, अलवर और भरतपुर को मेवात के रूप में, और इसके नीचे वाले एरिया को करौली, धौलपुर, और जिसमें सवाई माधोपुर को अगर जोड़ दिया जाए तो इस एरिया को हमने पढ़ा है डांग क्षेत्र के रूप में। डांग क्षेत्र यानी जो डाकुओं द्वारा प्रभावित क्षेत्र है। तो राजस्थान के पूर्व में कुछ प्रचलित शब्द हैं जिसमें अगर ए, बी, सी, डी चारों अगर ऐड होते हैं तो आंसर रहता है आपका मत्स्य संघ, या मत्स्य संघ क्वेश्चन में है तो आंसर रहेगा अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ए को कम करके अगर बी, सी, डी को पूछा जाए तो आंसर रहता है आपका सूरसेन, या सूरसेन में कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो अलवर को छोड़ के बाकी तीनों बी, सी, डी वाले। और अगर ए और बी दोनों को छोड़ दिया जाए, करौली, धौलपुर, और इनके साथ सवाई माधोपुर को मिलाया जाए, तब बनता है आपका चंबल वाला क्षेत्र जिसको अपन कहते हैं बीहड़, या डाकुओं का क्षेत्र होने के कारण इसको डांग भी कहा जाता है। तो इन वर्डिंग्स को थोड़ा सा आप ट्रिक से याद रखें तो हमेशा या लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। ए, बी, सी, डी में मत्स्य संघ, ए को हटा के अगर देखो
बी, सी, डी, तब सुरसेन राजस्थान का पूर्वी भाग, और ए और बी दोनों को हटा के देखो तो सी डी यानी करौली धौलपुर और सवाई माधोपुर को जोड़ते ये बन जाएगा आपका बीहड़ या डांग क्षेत्र या दस्यु प्रभावित क्षेत्र या राजस्थान का जो उत्खात भूमि या उबड़ खाबड़ भूमि का क्षेत्र। इसके बाद में हम आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं। सवाई माधोपुर के नीचे की ओर जो पोर्शन मैं इंडिकेट कर रहा हूँ रेड कलर में, ये वाला जो कोटा और बूंदी वाला क्षेत्र है, इसको एक विशेष नाम दिया गया है जो ड्रॉ किया गया है इस पार्ट में। इसे कहा जाता है हयाहई प्रदेश। तो ऐतिहासिक काल में यानी प्राचीन समय में, ऐतिहासिक काल में कोटा बूंदी को हयाहई कहा जाता था। कोटा बूंदी को हयाहई कहा जाता था। तो हयाहई जो शब्द है ये कोटा और बूंदी के लिए प्रचलित शब्द माना जाता है। इसके बाद में अगर हम देखें तो कोटा बूंदी के अलावा जो क्षेत्र बचा है बारा और झालावाड़, अगर इन चारों क्षेत्रों को मिला दें तो एक शब्द अपन पहले कर चुके हैं कंप्लीट, माल या हाड़ौती। तो ये माल या हाड़ौती क्षेत्र बनता है। इसके बाद में अगर इसके पश्चिम की ओर आएँ तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद वाला पार्ट जो कि मैंने आपको कंप्लीट करवाया है मेवाड़ के रूप में। और इस मेवाड़ के नीचे राजस्थान के अगर दक्षिणी भाग की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र जहां भीलों के द्वारा वागड़ी बोली जाती है और इस क्षेत्र को कहा जाता है वागड़। और यहाँ से बहने वाली नदी माही को कहा जाता है वागड़ की गंगा। तो ये वाला वागड़ आपका कंप्लीट हो चुका है, मेवाड़ कंप्लीट हो चुका है, हाड़ौती कंप्लीट हो चुका है पहले। अब इसके पश्चिम में जाते हैं, उदयपुर के पश्चिम की ओर, तो अपना हिल स्टेशन वाला डिस्ट्रिक्ट आता है सिरोही। इस सिरोही के अंदर एक प्राचीन सभ्यता जिसका नाम है चंद्रावती की सभ्यता। तो चंद्रावती नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि सिरोही का प्राचीन ऐतिहासिक नाम चंद्रावती है। और यहाँ से जो उत्खनन किया गया है या जो खुदाई की गई है, उस खुदाई के अंदर प्राचीन कुछ ऐसी इमारतें मिली हैं जिसमें इस प्रकार की टेक्निक यूज की गई है ताकि भूकंप आ जाए तो भी इमारतों में किसी प्रकार का या बिल्डिंग्स में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। तो राजस्थान में भूकंप रोधी इमारतें किस क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं? चंद्रावती क्षेत्र या चंद्रावती सभ्यता इसको हम कह सकते हैं। तो जो ड्रॉ किया गया जो पार्ट है ये सिरोही वाला पार्ट। तो सिरोही का प्राचीन नाम या ऐतिहासिक नाम, जहां से भूकंप रोधी इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए। भूकंप रोधी यानी भूकंप को रोकने की क्षमता रखती हैं इमारतें। भूकंप रोधी इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मुख्यतः जो चंद्रावती नगर है, ये चंद्रावती नगर राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है? सिरोही। दूसरी मुख्य महत्वपूर्ण बात है कि इस क्षेत्र में पाई गई जो इमारतें हैं वो एंटी अर्थक्वेक टेक्निक है उससे बिल्ड मानी जाती हैं, उनसे निर्मित मानी जाती हैं। सिरोही के पश्चिम में जब आप निकलेंगे तो मुख्यतः एक जाबाली ऋषि हुए थे, जाबाली संत हुए थे। उन जाबाली संत की कर्म भूमि के रूप में देखा जाता है जो आज वर्तमान जालोर के रूप में प्रचलित है। हालांकि इसको जालोर कहने के पीछे रीज़न है कि ये वाला जो क्षेत्र है ये चारों ओर जाल वृक्षों से घिरा हुआ है। तो जाल और का मीनिंग है तरफ या चारों ओर। तो चारों ओर जाल वृक्षों से घिरा होने के कारण इसको जालोर भी कहा जाता है और इसका प्राचीन प्रचलित नाम जाबालीपुर भी है। जाबालीपुर जालोर को कहा जाता है, जालोर को कहा जाता था। रीजन क्या है? क्योंकि यह जाबाली संत या ऋषि की कर्म भूमि रही है। कर्म भूमि या कर्म स्थली रही है।
तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में जाबालीपुर क्षेत्र किस डिस्ट्रिक्ट को बोला गया है, तो जाबालीपुर बोला गया है जालोर को, और किसके आधार पे बोला गया है, तो इसी नाम से जाबाली नाम से एक संत रहे हैं यहाँ, उनके आधार पे इस नाम को जाबालीपुर बोला गया है। अब इसके पश्चिम में अगर हम बढ़ें, जालोर के उत्तर की ओर हम बढ़ें, तो डिस्ट्रिक्ट आता है नेक्स्ट आपका बाड़मेर। बाड़मेर क्षेत्र जहाँ मुख्यतः मल्लीनाथ जी का क्षेत्र या मल्लीनाथ की जो कर्म भूमि है, जहाँ राजस्थान के बाड़मेर में एक मेला भी आयोजित करवाया जाता है। बाड़मेर के तिलवाड़ा में मल्लीनाथ का जो पशु मेला आयोजित होता है, काफ़ी बड़ा मेला है। राज्य सरकार के द्वारा जो 10 रजिस्टर्ड लाइव स्टॉक जो मेले आयोजित करवाए जाते हैं, उनमें से एक मल्लीनाथ भी है। तो उन मल्लीनाथ का जो क्षेत्र है वो मालानी के नाम से प्रचलित है, लेकिन आज वर्तमान में ये जो जिला है ये बाड़मेर के नाम से प्रचलित है। तो बाड़मेर का प्राचीन नाम है जाबालीपुर के नेक्स्ट बाद में जो ड्रॉ किया गया पार्ट है ये मालानी। बाड़मेर का प्राचीन नाम जहाँ मल्लीनाथ संत की कर्म भूमि या कर्म स्थली है, जहाँ या जो मल्लीनाथ की कर्म स्थली या कर्म भूमि के रूप में प्रचलित है। तो मुख्यतः जो मालानी शब्द है ये बाड़मेर के लिए, हालांकि आज भी क्षेत्र में एक एरिया आता है मालानी क्षेत्र, तो मालानी क्षेत्र ये बाड़मेर के लिए प्रचलित शब्द है। इस बाड़मेर के ऊपर की ओर जाओगे तो जैसलमेर वाला पार्ट आएगा। जैसलमेर की ओर मुख्यतः प्राचीन समय में एक प्रसिद्ध गायकी प्रचलित थी इस क्षेत्र में। उस गायकी का नाम था मांड गायकी, जिसके गायकार मुख्यतः पाकिस्तान की ओर या राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में थे। तो उसी सिंगिंग के कारण या गायकी के कारण इस क्षेत्र को कहा गया है मांड प्रदेश। और इस मांड प्रदेश के चारों ओर के एरिया के लिए एक शब्द और भी यूज हुआ है, जिसको कहा गया है वल प्रदेश। तो वल का मीनिंग है मांड के चारों ओर, जैसलमेर के क्षेत्र को ही वल कहा जाता है। और मांड सिंगिंग या मांड गायकी प्रसिद्ध होने के कारण इस क्षेत्र को मांड भी कहा जाता है। तो जैसलमेर के 2 प्राचीन नाम प्रचलित जो हैं वो मांड और वल क्षेत्र के नाम से प्रचलित है। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्योंकि इस क्षेत्र में मांड गायकी प्रचलित थी। क्योंकि इस क्षेत्र में मांड गायकी प्रचलित थी, इस क्षेत्र यानी मांड क्षेत्र, इस क्षेत्र के चारों ओर के भाग को वल कहा जाता है। या वल कहा जाता था, ऐतिहासिक नाम है, वर्तमान में तो जैसलमेर के रूप में है। तो ये दोनों शब्द जब भी आए, मांड या वल राजस्थान में कौन से क्षेत्र के लिए प्रचलित शब्द हैं, तो ये दोनों है जैसलमेर से संबंधित। मांड को, इस क्षेत्र को मांड बोलने के पीछे रीजन रहा है मांड सिंगिंग, और मांड के चारों ओर फैले हुए क्षेत्र को कहा जाता था उस समय वल क्षेत्र। तो राजस्थान में अपन ने उत्तर से स्टार्ट किया था, और उत्तर से स्टार्ट होते हुए मिड राजस्थान तक आए, और फिर उसके पूर्व में कंटिन्यू जाकर और दक्षिण को कवर करते हुए पश्चिम की ओर बढ़े हैं। तो राजस्थान में ये जो ऐतिहासिक और भौगोलिक शब्द आपको याद रखने हैं, ये उत्तर से मध्य तक, मध्य से पूर्व, और फिर पूर्व से दक्षिण होते हुए पश्चिम की ओर अपन चलेंगे कंटिन्यू। तो इनको लास्ट में अगर एक डायग्राम के रूप में अपन रिपीट करें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं इन वर्डिंग्स को कंप्लीट करने के बाद। जैसे अपना राजस्थान का मैप है, इस राजस्थान के मैप में जो राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, जो जाट वंश योद्धेय राजा के वंशजों द्वारा क्षेत्र प्रदेश है, इसमें गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र आता है आपका, जी और एच वाला पार्ट। इस क्षेत्र को नाम दिया है हमने योद्धेय क्षेत्र। योद्धेय क्षेत्र के जस्ट नीचे वाला जो भाग है, जिसमें मुख्यतः बीकानेर और चूरू वाला जो ऊंचा उठा हुआ भाग है, जिसको अपन ने बी और इसके आगे कंटिन्यू सी वाले पार्ट के रूप में लिया था, इस पार्ट को हमने नाम दिया था थली प्रदेश। इसके बाद में बीकानेर और जोधपुर वाला जो पार्ट है, जो मुख्यतः कंटीली वनस्पति के रूप में प्रचलित शब्द है, इसको नाम दिया था हमने जांगल प्रदेश।
और इस जांगल प्रदेश की राजधानी जो नागौर, जिसको प्राचीन नाम अही छत्रपुर के नाम से, नागौर वाला जो पार्ट है इसको अही छत्रपुर के नाम से देखा है हमने। और ये नागौर जो वर्तमान में जिस संभाग में है, नागौर जिस संभाग का वर्तमान में पार्ट है वो है अजमेर। और इस अजमेर का जो प्राचीन या जो प्रचलित नाम था ये था सपादलक्स। और सपादलक्स के उत्तर पूर्व की ओर, जिसमें जयपुर वाला पार्ट, दौसा वाला पार्ट और टोंक वाला पार्ट, ये जो मुख्यतः 3 पार्ट लिए गए थे, इन पार्ट को नाम दिया था हमने ढूंढाड़ क्षेत्र। और जयपुर के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट आता है, जिसमें सीकर डिस्ट्रिक्ट है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है और चूरू डिस्ट्रिक्ट है, इस एरिया को हमने नाम दिया था शेखावाटी। ये वाला जो ग्रीन वाला जो पार्ट इसमें कवर है, इस पार्ट के लिए शब्द यूज किया था शेखावाटी। और राजस्थान के पूर्वी जो जिले हैं जिनको एकीकरण के प्रथम चरण में शामिल किया गया है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन चारों डिस्ट्रिक्ट को मिला के हमने नाम दिया मत्स्य संघ। और इसमें अगर अलवर को हटा दोगे, बी, सी और डी को लोगे, तो अब इसको कहेंगे सूरसेन। और ए, बी दोनों को हटा के करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। अगर इसके नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट अगर आपने काम में लिया है तो इस प्रदेश को हम ले सकते हैं बीहड़ क्षेत्र के रूप में, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ये आपका बीहड़ या डांग क्षेत्र के रूप में प्रचलित है। इसके बाद में हम हाड़ौती वाले क्षेत्र में आते हैं। तो हाड़ौती में जो बूंदी और कोटा वाला जो पार्ट है, इसके लिए प्रचलित जो शब्द लिया है हमने हयाहई। या राजस्थान के इन चारों जिलों को हम जिस नाम से देखते हैं वह हाड़ौती। हाड़ौती के पश्चिम में जिसमें मुख्यतः भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़, ये वाला जो पार्ट आपका कवर हुआ है, गुहिल वंशजों का क्षेत्र जो मेवाड़, मेदपाट या प्रागवाट के रूप में प्रचलित या सीवी प्रदेश के रूप में प्रचलित था, वो एरिया। और इसके दक्षिण का जो भाग है, जो मुख्यतः माही नदी या आदिवासियों का जो क्षेत्र है, जिस साइड में वागड़ी बोली का क्षेत्र जिसको कहा जाता है, इसको हमने देखा वागड़ के रूप में। वागड़ और मेवाड़ के बाद में इनके पश्चिम की ओर, जो मुख्यतः मेवाड़ है, इसके पश्चिम की ओर अगर हम चलते हैं तो एक प्राचीन नगर आता है आपका चंद्रावती। ये जो सिरोही वाला पार्ट है, जिसको चंद्रावती के रूप में, इसके बाद में जो जालोर वाला पार्ट है, जिसको जाबाली संत के आधार पे जाबालीपुर के रूप में, मलिनाथ संत के नाम के आधार पे जो बाड़मेर वाला पार्ट किया है हमने, यह मालानी रूप में किया है। और इसके ऊपर जो जैसलमेर वाला जो पार्ट है, जो हमने सिंगिंग के आधार पे या गायकी के आधार पे मांड प्रदेश और उस गायकी के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसे हमने वल प्रदेश के रूप में कंप्लीट किया है। और राजस्थान के अंदर ये वाला जो आपका पाली वगैरह वाला क्षेत्र या जो नागौर वाला क्षेत्र या झुंझुनू और सीकर वाला जो क्षेत्र है, ये हमने बांगड़ के रूप में देखा था, मारवाड़ के रूप में भी इसको देखा था। तो राजस्थान के अंदर ये कुछ प्रचलित शब्द हैं जिनको पढ़ने का एक ऑर्डर होता है, उत्तर से मध्य, मध्य से पूर्व, पूर्व से दक्षिण और दक्षिण से पश्चिम। तो ऐसे आसानी से याद किया जा सकता है। बाकी अदरवाइज इंडिविजुअल वर्डिंग को रटोगे आप तो बिना मैपिंग के इन शब्दों को याद नहीं किया जा सकता। और इसमें ऐसी कुछ शब्दावलियां हैं जिनको आरएस मेंस में 15 शब्दों में लिखाया जाता है। इस कारण ये सिर्फ एक वर्डिंग्स इंट्रोडक्शन टॉपिक था। इसके बाद में आपका आरएस मेंस के अकॉर्डिंग जो मेन टॉपिक आता है वो आता है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। यानी यहाँ तक का जो मैटर था ये मुख्यतः आरएस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिससे क्वेश्चन मुख्यतः आरएस प्री एग्जाम में अधिक आते हैं। हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जो मेंस में भी उठाए जा सकते हैं, लेकिन आरएस मेंस के जो मेन टॉपिक हैं जिनकी शुरुआत आपके जो सिलेबस है उसमें जो दी हुई है वो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से दी हुई है। तो नेक्स्ट क्लास होगी अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित। थैंक यू।